नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा और आप देख रहे हैं हुर्रियत पर शिकंजा। जी हां, कश्मीर में एक बार फिर बढ़ रही आतंकी गतिविधियों के बीच केंद्र सरकार बड़े एक्शन की तैयारी में है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों के खिलाफ केंद्र सरकार एक बड़ा एक्शन ले सकती है। दोनों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम यानी यूपीए के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हाल ही में पाकिस्तान में द्वारा कश्मीरी छात्रों को एमबीबीएस सीटें देने के जो हालिया जांच के संकेत यहां पर मिलते हैं। कुछ संगठनों द्वारा उम्मीदवारों से इकट्ठे किए गए पैसे का इस्तेमाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में आतंकवादी संगठनों को वित्तीय मदद पहुंचाने के लिए किया जा रहा था। तो आपको बता दें कि आज हम बात करेंगे हुर्रियत पर शिकंजा किस तरीके से कसा जा रहा है। ये खुलासे होने के बाद केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में नोटिफिकेशन जारी कर सकती है और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को गैर कानूनी घोषित कर सकती है। दोनों गुटों की अगर बात करें तो बैन लगाने वाला ये प्रस्ताव केंद्र की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस साल 1993 से 26 समूहों के साथ अस्तित्व में आई थी, जिसमें कुछ पाकिस्तान और प्रतिबंधित संगठन जैसे जमात इस्लामी, JKALF और दुख्तान ए मिल्लत के समर्थन इसमें शामिल थे। इसमें पीपल्स कॉन्फ्रेंस के मीरवाइज उमर फारूक की अध्यक्षता वाली आगामी एक्शन कमेटी भी शामिल थी। अलगाववादी की अगर बात करें तो समूह में इस साल 2005 में दो गुटों में यह टूट गया था, जिसमें एक नेतृत्व नरमपंथी समूह यानी मीरवाइज का था और दूसरा कट्टरपंथी समूह का नेतृत्व सैयद अली शाह गिलानी ने किया था। केंद्र सरकार की अगर बात करें तो केंद्र सरकार अब जमात इस्लामी और JKALF के यूपीए के तहत प्रतिबंध कर चुकी है और दोनों पर साल 2019 में ये बैन लगा दिया गया था। इसके साथ ही आरोप भी है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सदस्य प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, दुख्तान ए मित्तल और लश्कर ए तैयबा के सक्रिय आतंकवादियों के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं। तो आगे क्या की जिसमें हो सकता है, हमारे साथ गेस्ट के लिए जुड़ गए हैं गौरव मिश्रा जो कि भाजपा से है, अश्विनी हांडा कांग्रेस से प्रवक्ता हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले गौरव मिश्रा जी, सवाल आपसे ही है, क्योंकि बार बार जिस तरीके से मुद्दे यहाँ पर उठकर निकलकर सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि 370 हटाने के बाद में भी अब भी कश्मीर पर जो है वो पूरी तरीके से नियंत्रण नहीं आ पाए हैं, जो हालात है उन पर काबू नहीं पाया गया है। देखिए, स्वाभाविक है, वहाँ लंबे समय से जो अलगाववादी संगठन है अलग अलग स्वरूपों में जो रहे हैं, एकाएक जब 370 हटा और भारत की तमाम जो संविधान है, तमाम जो धाराएं हैं वहां पर भी उसी तरह से लागू हो गई। उनको एक अवसर था, एक मौका था कि वो जम्मू कश्मीर के विकास की मुख्य धारा में जुड़ करके अपना योगदान दें, लेकिन वो अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहे हैं, अपने नेचर और व्यवहार से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण वहां पे हुर्रियत एक ऐसा संगठन जो जम्मू कश्मीर में भी ऑपरेट करता है, पाकिस्तान में भी ऑपरेट करता है और POK में भी ऑपरेट करता है और तमाम कई अलगाववादी संगठनों से मिलकर के संगठन बना है। और इसमें क्या नरमपंथी और क्या चरमपंथी, दोनों का एक ही पंथ है, अलगाववाद। तो ये जिस तरीके से पाकिस्तान के फंड को यूज कर रहे हैं वहां पर बच्चों के एडमिशन के स्कॉलरशिप के पैसे को अलगाववाद में और स्टोन पेल्टिंग का जिस तरीके से वहां पूरा एक गिरोह चलता था, उनको फिर एक्टिवेट करने की जो प्लानिंग इन लोगों की चल रही थी, अब चूंकि वहां पर केंद्र सरकार और केंद्र शासित वहां पर लेफ्टिनेंट जनरल वहां पर गवर्नर वहां पर मौजूद है, उनके देख रेख में सारी लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्थाएं चल रही हैं, तो ये पकड़े जा रहे हैं। और यही पहले वहां मलाई खाते थे और सरकारी पैसों का दुरुपयोग करते थे, इनको बाकायदे VIP व्यवस्था मुहैया कराई जाती थी। अब वो स्थितियां खत्म हो गई, तो अब ये जब प्रमाणित हो गया है कि ये धन का दुरुपयोग कर रहे हैं और अलगाववाद को, उग्रवाद को, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, तो जीरो टॉलरेंस की जो नीति भारत सरकार की आतंकवाद के विरुद्ध खिलाफ, उसमें चाहे वो देश का व्यक्ति हो चाहे बाहर का व्यक्ति हो, समान रूप से उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और UAPA की तरफ के तहत इनके ऊपर प्रतिबंध लगाने की जो बात चल रही है, मुझे लगता है कि वो सही दिशा में ये प्रक्रिया चल रही है। चलिए ठीक है, अश्विनी हांडा जी क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पहले भी कह चुका हूँ कि इनको समझ नहीं आ रहा है कि कश्मीर में क्या किया जाए। वो आए दिन नए नए प्रयोग कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर की जनता के ऊपर कर रहे हैं और उन प्रयोगों में असफल साबित हो रहे हैं। और रही बात हुर्रियत के ऊपर या किसी और संगठन के ऊपर कार्रवाई करने की, तो उसमें किसी को भी शंका नहीं होनी चाहिए। जो भी देशद्रोही है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि उन संगठनों के खिलाफ जो देश के अंदर इस तरह की भावना को पैदा करते हैं,
जो कम्युनल करते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मांग तो आरएसएस को भी लेकर है कि आरएसएस जैसे संगठनों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरीके से आपने पिछले दिनों देखा कि दिल्ली के अंदर जो तिरंगा रैली के अंदर जो हुड़दंग मचाया गया आरएसएस के लोगों की तरफ से, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो विवशता में है और उनको समझ नहीं आ रहा है कि कश्मीर का मसला कैसे हल किया जाए। और इन्होंने पिछले दिनों जैसे आपने देखा कि कुछ मदरसों के ऊपर रेड की और उसके बाद कुछ मदरसों के ऊपर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ मदरसों पे रेड करते हैं, कम्युनल करने की कोशिश करते हैं और चुनावों की तैयारी है। ये सिर्फ कम्युनल करके यूपी के चुनावों में एक मुद्दा सेट करना चाहते हैं। आपने आरएसएस का यहाँ पर नाम ले लिया, लेकिन अगर जब आपकी बात करें तो आप भी तो इन्हें हवाई जहाज में यात्रा जो है वो करवा रहे हैं, जब सारी चीजें यहाँ पर आप भी तो करवा रहे थे। देखिए, हम यही चाहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि ऐसे नहीं होगा और भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लोगों को सुरक्षा अभी तक मुहैया करवा रही है जिनके खिलाफ ये बोला करते थे, जिन हुर्रियत के खिलाफ बोला करते थे। आपने पिछले दिनों ये कहा कि हुर्रियत के नेताओं को हमने बंद कर दिया, लेकिन छोटी मछलियों पे कार्रवाई नहीं चाहिए, बड़ी मछलियों पे कार्रवाई करे। और भारतीय केंद्र सरकार में हिम्मत है तो कार्रवाई उन लोगों पे होनी चाहिए जो इनके सरगना है, ना कि आप छोटी मछलियों को लेके आप एक कैंपेन स्टार्ट करें और इसको फिर कम्युनलाइज करके सिर्फ चुनावों के मुद्दों को सेट करने का काम करें। आज जरूरत है देश को और केंद्र सरकार को कि इन लोगों पे लगाम लगाई जाए जो देश विरोध में काम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कर पा रही है। ये सिर्फ चुनावों के मुद्दा सेट करती है और जिनसे चुनावों में इनको फायदा होता है वो काम करती है। विवशता जो है भारतीय जनता पार्टी की और देश का दुर्भाग्य जो है कि भारतीय जनता पार्टी देश की सुरक्षा को लेकर जो है वो चिंतित उतना नहीं है जितना चुनावों को लेकर। ठीक है गौरव मिश्रा जी, आरोप यहाँ पर आप पर लग रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस पार्टी ने देश का बंटवारा कराया, जिस पार्टी ने सबसे पहले आरएसएस पर प्रतिबंध लगाया, एक बार नहीं 3 बार प्रतिबंध लगाए, उसके बावजूद भी आरएसएस का इन्होंने नाम घसीटने का प्रयास किया। ये हुर्रियत की तुलना आरएसएस से करते हैं। ये बोलिए कि ये हुर्रियत को पसंद करते हैं क्या, या हुर्रियत के ये नुमाइंदे हैं, या हुर्रियत के ये प्रवक्ता हैं? क्यों ये हुर्रियत को पसंद करते हैं? वो हुर्रियत जिन लोगों के आंदोलन के कारण हमारे अब तक 25-26 हजार से ज्यादा सैन्यकर्मी वहां शहीद हो चुके हैं। अकेले जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वैली में ही डोडा का नरसंहार भूल गई है। श्रीनगर में जिस तरीके से कत्लेआम आतंकवादियों ने मचाया था वो ये भूल गए। ये वैसा ही वातावरण फिर चाहते हैं। देश को देखिए, बंटवारे की भट्टी पर हमेशा सुलगाना चाहती है कांग्रेस पार्टी और उसी में अपनी राजनीतिक संभावनाएं तलाशती रहती है। लेकिन अब एक राष्ट्रवादी पार्टी है जिसने इन सब चीजों पर प्रतिबंध लगा दिया और रोक लगा दिया, इनकी सारी सप्लाई लाइन काट दी। इसलिए आज बेचैन है कांग्रेस पार्टी भी और इस तरीके से अलगाववादी संगठन भी बेचैन है। तो मुझे लगता है कि अब इनके दिन औने पौने रह गए हैं और इस तरह की गतिविधियों में ये जब भी लिप्त पाए जाएंगे और इनके ऊपर कानून के तहत कार्रवाई होगी, और वो हो रही है, दिखाई भी दे रहा है। बिल्कुल। तो किस तरीके से अश्विनी आंडा जी जवाब तो इन्होंने दे दिया, आपने जिस तरीके से सवाल यहाँ पर करे थे। अंशुल जी, कांग्रेस को हुर्रियत के साथ जोड़ना, इस तरह की भाषा का प्रयोग करना और इस तरह का ध्यान देना देश के सामने बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी जिस भाषा का प्रयोग करती है, हमने पंजाब के अंदर आतंकवाद खत्म किया, हमने कश्मीर के अंदर लगभग 2005 से लेकर 2014 तक आतंकवाद पूरा खात्मा कर दिया हुआ था, वहां पर पर्यटक आ रहा था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जब से कमान संभाली केंद्र में और जम्मू कश्मीर के अंदर, और उसके बाद जिस तरीके के हालात बने हैं, आज इमरजेंसी वाले हालात देश के अंदर हैं। भारतीय जनता, मैंने ये कभी नहीं कहा कि हम हुर्रियत के पक्ष में है, मैंने ये कहा कि देशद्रोह का मुकदमा हर उस संगठन के ऊपर चलना चाहिए जो देश विरोधी कार्य करता है। ठीक है, तो जब पत्थरबाजी की घटनाएं वहां पर हो रही थी, जब आतंकवादी गतिविधियां वहां पर बढ़ रही थी, उस समय आपने ऐसा क्यों नहीं कहा? जब पत्थरबाजी की घटनाएं वहां पर हो रही थी, अब अगर एक सूत्र के मुताबिक ये चीजें भी पता चली है। अंशुल जी, मुझे ये बताइए कि हमने भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के हाथ कब पकड़े कि आप कार्रवाई मत कीजिए? ये इस तरह का कहना, ये अपनी कमजोरी छिपाने के लिए कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाते हैं।
सच तो ये है कि ठीक है, बीजेपी से बीजेपी के सवाल हम कर लेंगे, बीजेपी के सवाल हम आप अपना बताइए कि जिस तरीके से आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, जब पत्थरबाजी की घटना वहां पर हो रही थी लाल चौक पर, तो ये स्थिति थी कि हम अपना तिरंगा नहीं फहरा सकते थे। किसने कहा आपसे? किसने कहा? क्या लाल चौक में पहले तिरंगा नहीं फहराया जाता था? क्या महबूबा मुफ्ती ने तिरंगा नहीं फहराया जब इनकी सरकार थी? तो महबूबा मुफ्ती ने भी तिरंगा फैलाया। ये इस तरह का जो गलत प्रोपोगंडा है वो भारतीय जनता फैलाती है, और इसका काम ही जो पार्टी का है वो प्रोपोगंडा फैलाने का है। आपकी सरकार के चलते भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गठबंधन में पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने बख्शी स्टेडियम के अंदर तिरंगा फैलाया था, जिसको आप बोलते हैं कि वो तिरंगा नहीं उठाएगी। तो इस तरह की बातें करना जो है वो अब देश जो है इससे उब चुका है। देश ने बहुत देख लिया है। भारतीय जनता पार्टी के पास कश्मीर को लेकर कोई रोड मैप नहीं है, और ये आए दिन जो है नए प्रयोग करते हैं। मैं यही बता रहा हूँ, कश्मीर को इन्होंने प्रयोगशाला बना दिया है, क्योंकि ये हर उस प्रयोग में असफल साबित हुए हैं जो कश्मीर के लिए की गई थी। पहल जो की गई थी वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो कहा था और जो किया, वो सबसे बेहतर जो है। ठीक है, आप बार बार भारतीय जनता पार्टी पर आप बार आरोप यहाँ पर लगा रहे हैं। चलिए, मान लिया कि भारतीय जनता पार्टी, आपने जो कहा वो मान लेते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर गठबंधन भी किया, उसमें इतनी हिम्मत तो आई कि वो काम वहां पर करवा रही है, आतंकवाद को खत्म कर, पत्थरबाजी की घटना वहां पर कम हो गई है। एक आपको भी थोड़ी देर बाद कटिंग भी यहाँ पर बता दूंगी कि पत्थरबाजी की घटना वहां पर कम हुई है। अंशुल जी, पत्थरबाजी की घटनाएं सिर्फ कोविड की वजह से कम हुई है। भारतीय जनता पार्टी या सरकार का उसमें कोई इसमें श्रेय नहीं दिया जाता है, क्योंकि कोविड के चलते पूरा देश बंद है। अभी परसों ही इनके सरपंच को मार दिया गया, अभी 2 दिन पहले अपनी पार्टी के लोगों को मारा गया। तो आप एक तरफ कहते हैं कि आतंकवाद खत्म हो गया, दूसरी तरफ ये अपने पार्टी के लोगों को ही नहीं बचा पा रहे हैं। सरपंचों, डीडीडीसी के मेंबर्स की हत्याएं की जा रही है दिन दिहाड़े। भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे कह रहा हूं कि कश्मीर मसले को लेकर पूरी तरह विफल साबित हुई है। जो इन्होंने दावे आप कह रहे हैं कि कोविड के कारण बंद हुई है, कोविड के कारण बंद नहीं हुई है। जिनके संगठनों पर रोक लगाई गई है, नकेल कसी गई है, उसके बाद पत्थरबाजी की घटनाएं बंद हुई है, उनके फंड को सीज किया गया है, उनके अकाउंट को सीज किया गया है, उसके बाद ये आप कैसे कह रहे हैं कि कोविड के कारण बंद हो गई है? नजरबंद कर दिया गया है उन लोगों को। आप बताइए कौन सा नेता इन्होंने बंद किया है? ना एक नाम लेके बताइए। सभी नेता है भाई, अब उसमें लिस्टेड। अब आप तो ये तो नजरबंद सभी को किया है उसमें। सच्चाई, हाँ अंशुल, सच्चाई ये थी कि जब इनकी सरकार थी तो उन्हीं पत्थरबाजों को छोड़ने का जो है वो कार्यक्रम बनाया गया था, उनको रिलीज करने की बात की गई थी, और भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल थी उन्हीं पत्थरबाजों को रिलीज करने के लिए, और उनको नौकरी देने की बात की थी। तो भारतीय जनता पार्टी बताएगा देश के सामने कि इनका एजेंडा है क्या है। ठीक है, गौरव मिश्रा जी, तो उन्हीं को नौकरी देने की बात। गौरव मिश्रा जी, ठीक है, मैं सवाल पूछ लेती ना उनसे। गौरव मिश्रा जी, यहाँ पर बात की जा रही है कि पत्थरबाजों की जो घटना है वो वहां पर कम हुई है, और इनका कहना है कि कोविड के कारण बंद हुई है। मैंने ये कहा इनसे कि भाई संगठन को नजरबंद किया गया, वहां कुछ लोग हैं, कुछ नेता हैं जो ये सारी चीजें करते थे, उनको नजरबंद किया गया। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, देखिए, अभी भी वहाँ बहुत सारे लोग बंद हैं, और कुछ लोगों को शर्तों के आधार पर छोड़ा गया है। अगर वो अपने दैनिक दिनचर्या में अलगाववाद को फिर बढ़ावा देंगे तो जहां से आए थे वहीं फिर पहुंच जाएंगे। देखिए, जम्मू कश्मीर को आजाद हुए 70 वर्ष से, देश को आजाद हुए 70 साल से ऊपर हो गया था, और बंटवारे की त्रासदी में जिन लोगों ने जम्मू कश्मीर में कदम रखा, 72 वर्षों तक उनको वहां की नागरिकता नहीं मिल पाई। अगर मोटा आंकड़ा देखिए, अगर कोई 1947 में पैदा हुआ होगा तो 72 वर्ष का बूढ़ा हो गया होगा, उसको वहां की नागरिकता नहीं मिली। आज वहां पे भारत के नागरिक बनकर के असम्मान वहां पे जी रहे हैं, और सरकार की सारी सुविधाओं को अवेल कर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री की किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री का आवास योजना हो, या फिर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना हो। सभी योजनाएं वहां पर पहुंच रही हैं। यही विकास होता है। सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाएं अगर केरल में कोई लाभ ले रहा है, मणिपुर में कोई लाभ ले रहा है, तो वो जम्मू कश्मीर में भी मिलना चाहिए, और वहां की जनता को मिल रहा है। हाँ, लाभ अब मिलना उनको बंद हो गया जो AK-47 का खेल खेलते थे, जो युवाओं के हाथ में पत्थर पहुंचाते थे, जो युवाओं को पत्थर दे करके देश के खिलाफ भड़काते थे। समय लगेगा, मानसिकता परिवर्तन में भी थोड़ा समय लगेगा। मैंने ये नहीं कहता कि एकाएक पूरी तरह से विचारधारा बदल जाएगी और परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन कानून का शासन जब रहेगा। आज वहां पे ये लोग थे तो क्या होता था, आतंकवाद का पर्यटन होता था। आज वहां सेना का पर्यटन है,
कानून का पर्यटन है और इस देश का नागरिक जा सकता है, आराम से ससम्मान जा सकता है, कोई प्रतिबंध नहीं लगा है। और तमाम विपक्षी दलों ने वहां पर पर्यटन करके देख भी लिया, गए भी थे और घूम करके भी आ गए और विकास कार्यों को भी देखा। उसी संसद के अंदर में लेह लद्दाख के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने किस तरीके से कश्मीर की खिल्ली उड़ाई और उसको अपमानित किया, और जिस तरीके से दोयम दर्जे का बर्ताव ये लोग करते थे लेह लद्दाख के साथ और जम्मू के साथ, ये कुछ छुपा हुआ नहीं है। आज वो सारी स्थितियां बदल गई है, पूरी की पूरी सोच जम्मू कश्मीर को लेकर के देश की भी बदली है, नेताओं की भी बदली है। इसलिए स्वाभाविक हो जाता है कि जो परंपरागत तरीके से वहां अलगाववाद का और आतंकवाद की खेती और नर्सरी चला रहे थे, उनको भी बदलना पड़ेगा, और नहीं बदलेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी, फिर वो जहां के हकदार है वहां पहुंच जाएंगे। अश्विनी आनंद जी, आपसे जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार एक बड़े एक्शन प्लान की तैयारी में, चलिए सारी बातें तो अभी तक हमने पत्थरबाजी हो गई, नजरबंद हो गया, सारी बातें हमने यहाँ पर कर ली, लेकिन अब मुद्दे पर आते हैं और मुद्दे की बात यह है कि केंद्र सरकार एक बड़े एक्शन प्लान की तैयारी में है, जहां पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है, उनके दोनों गुटों पर बैन लग सकता है। इसको लेकर आपका क्या कहना है, क्या कहेंगे आप इसको लेकर? मैं पहले गौरव जी की बात का स्पष्टीकरण करूंगा और देश के सामने स्पष्टीकरण रखता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी व्याख्यान करती है जम्मू कश्मीर के बारे में और जम्मू कश्मीर को बहुत ही दुर्दांत और बहुत ही पिछड़ा हुआ बताती थी, वो उसने सिर्फ बदनामी करने का काम किया है जम्मू कश्मीर के लोगों की। सच्चाई ये है कि जम्मू कश्मीर के लोग पार्लियामेंट की इलेक्शन में भाग लेते थे, जिन उसके बाद सिर्फ 2300 लोगों को जो रिफ्यूजी थे उनको हक मिला है स्टेट असेंबली में वोटिंग करने का, और उसके साथ साथ जो गोरखा और दूसरे बिरादरी के हैं उनके 249 लोग हैं। इन कुछ लोगों को आपने तकरीबन आबादी जो है वो 5.5 लाख की है, और आपने सिर्फ जो इनको हक दिया है वो 2300 लोगों को दिया है, और जो रिलीफ मिलना था, रिहेबिलिटेशन रिलीफ का, उसको आपने 30 लाख से घटाकर 5-5 लाख किया है, वो भी सभी को नहीं मिला है। रही बात आपने विस्थापितों की पूर्ण निवास की, तो पूर्ण निवास में आपने एक भी आदमी को 2019 और 370 हटाने के बाद एक भी ऐसे परिवार, विस्थापित परिवार को उसको घर नहीं बना के दिया है जो कि पूर्ण निवास की योजनाओं में शामिल था। रही बात ये कि असेंबली के अंदर आज तक असेंबली जो है चुनाव नहीं हो पाए, तो उनको आखिर फायदा क्या हुआ, ये पूछना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि आपने जिस तरीके से दुष्प्रचार किया जम्मू कश्मीर के लोगों का और पूरे देश में उनको बदनाम किया है, उसकी बदनामी का श्रेय सिर्फ आपको जाता है, क्योंकि आपने जम्मू कश्मीर को इतना पिछड़ा बता दिया, इतना दुर्दांत बता दिया कि पर्यटक भी आप आके डरना शुरू हो गया है आपकी इस गलत प्रोपेगेंडा की वजह से। नंबर 2, आपने बात की कि हुर्रियत के मामले में, मैं तो आपसे पहले कह चुका हूं कि देश विरोध में जो भी संगठन बात करता है, जब देश की एकता और अखंडता को खराब करने का काम करता है, उसको जो है देश विरोधी गतिविधियों में उसको दंडित किया जाना चाहिए। हमने कब कहा है कि हुर्रियत को ना करें, आप आरएसएस को ना करें? हमारा मानना है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि ऐसी कोई भी शाखा हो, चाहे आरएसएस हो, चाहे हुर्रियत हो, चाहे जैश हो, चाहे अलकायदा हो, चाहे जेकेएलएफ हो, कोई भी देश की एकता और अखंडता से खिलवाड़ करता है तो उसको सलाखों के पीछे होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के पास इतना साहस नहीं है कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर पाए। ठीक है गौरव मिश्रा जी, सारी बातें आपने सुनी, किस तरह के आरोप यहाँ पर लगे? देखिए, अगर इनके कहे के अनुसार चला जाए तो इनको भी जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए था। देखिए, ये उस तरीके के विचारधारा के लोग हैं जो कहीं अगर पुल नहीं होता है तो कहते हैं यहाँ पुल नहीं है, आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है, और जब सरकार पुल बनाने लगती है तो कहते हैं कि यहाँ पर्यावरण का बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए पुल नहीं बनना चाहिए, फिर उसको रोकते हैं। तो कुछ लोग केवल नकारात्मक राजनीति और विरोध के लिए ही राजनीति करते हैं, उसमें देश हित क्या होता है वो उससे कोई इनका सरोकार नहीं होता है। देश हित हुर्रियत के साथ, एक तरफ तो हुर्रियत का पक्ष ले रहे हैं, अगर सरकार हुर्रियत के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो हुर्रियत के साथ बुलेट प्रूफ बन के खड़े हो जा रहे हैं।
और दूसरी तरफ कर रहे हैं कि जो कर रहा है। देखिए, इस तरह का आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी की अब मजबूरी बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है देश बचाने के लिए। क्या आप आरएसएस के साथ खड़े हैं जो इसे उपद्रव मचाती है देश के अंदर? भारतीय जनता पार्टी उपद्रवियों के साथ खड़ी है। आप बताइए देश को कि आप उपद्रवियों के साथ खड़े हैं, आप लिंचिंग वाले लोगों के साथ खड़े हैं जो आरएसएस के लोग लिंचिंग करते हैं और लोगों को मारते हैं। आप बताइए, आप चुप क्यों हो गए गौरव जी? आप बताइए देश को कि आप लिंचिंग वाले लोगों के साथ खड़े हैं। लिंचिंग के कितने उदाहरण दे कांग्रेस पार्टी के, आप ये बताइए। लिंचिंग मैं बता रहा हूँ कि आप बताइए ना किसके साथ खड़े हैं। आप आरएसएस के लिंचिंग वालों के साथ खड़े हैं जो धर्म के नाम पे लिंचिंग करती है। पता नहीं कि लिंचिंग होती क्या है। लिंचिंग का सबसे पहला उदाहरण कांग्रेस पार्टी ने बापू की हत्या के बाद देश में 26,000 ब्राह्मण परिवारों के साथ लिंचिंग कराया। उसी गोडसे के आप अनुयायी हैं, ये मानिए आप। लिंचिंग कहते हैं, उसी गोडसे के अनुयायी हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिसने लिंचिंग करते हैं हमारे राष्ट्रपिता की हत्या की, 6,500 से जिसने हमारे राष्ट्रपिता की हत्या की, आप उन लोगों के साथ खड़े हैं। आप लिंचिंग की बात कर रहे हैं। राष्ट्रवाद जो है वो गोडसे है। की परिभाषा आपकी सच्चाई, भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई उन लोगों की है जो हिंसा फैलाते हैं। काम चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता हिंसा फैलाने की है। जो गोडसे के अनुयायी हैं, देश ये जानना चाहता है, देश को ये स्पष्ट होना चाहिए कि आप उन लोगों के साथ खड़े हैं, उन लोगों के अनुयायी हैं जिन्होंने हमारे राष्ट्रपिता की हत्या की और आपके वो जो है। ठीक है अश्विनी आनंद जी, आपके जो सवाल थे पहले उसका जवाब तो सुन लेते हैं। आप अब फिर से कल जैसी स्थिति आप ले आए। भारतीय जनता पार्टी से झूठ फैलाने के लिए चलिए तो झूठ ही सुन लेते हैं। आपने सवाल किया था, आप झूठ भी सुन लेते अगर वो कह रहे थे तो। लिंचिंग का विषय इन्होंने उठा दिया तो लिंचिंग तो सिखों का कराया था कांग्रेस पार्टी ने। पहले अपने गिरबान में झांक करके देखिए। उसको लिंचिंग नहीं कहते हैं, उसको लिंचिंग नहीं कहते हैं जनाब। उसको कहते हैं बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो ये कहते हैं ना। जो गोदाम है वो लिंचिंग थी। चलिए ठीक है, हमारी विषय ठीक है, विषय हमारा लिंचिंग नहीं है गौरव जी, अश्विनी जी। लिंचिंग बोलते हैं, वो लिंचिंग नहीं है। ठीक है ठीक है, यही दोगलापन है, कांग्रेस को ले डूबा, कांग्रेस को ले डूबा, यही दोगलापन आगे बढ़ जाएगी। अश्विनी आनंद जी, हमारा विषय लिंचिंग नहीं है, विषय हमारा केंद्र सरकार ने जो एक्शन लिया है उसके ऊपर था। आपने सवाल पूछा, आप जवाब तो सुन लेते गौरव जी से। जी गौरव जी, आप कह रहे थे इन्होंने काफी तरह के जो है आरोप यहाँ पर लगाए हैं। देखिए, इनका आरोप अपनी जगह पे है, इन्हें अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा। ये किसके साथ है? देश के साथ है कि देश विरोधी गतिविधि चलाने वालों के साथ? एक तरफ तो देश की बात करते हैं, एक तरफ देश की बात करते हैं, दूसरी तरफ अलगाववादियों का समर्थन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी वो बताएंगे देश में हम खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं। बोल लीजिए आपको फिर मौका नहीं मिलेगा, दोबारा फिर मौका नहीं मिलेगा बोलने का। कितना बोल लीजिए, आपका रिकॉर्ड एक जगह अटक गया। आप तो महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, आप दिखाएंगे। चलिए ठीक है, मुझे ठीक है अश्विनी आनंद जी, ठीक है, आप एक ही जगह पर हैं जो बातचीत कर रहे हैं। मैं बार बार विषय पर लाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन आप बार बार भटक रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि चर्चा को आगे बढ़ाना चाहिए। तो बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े और इस पूरी चर्चा में हमारे साथ शामिल हुए। तो यहाँ कश्मीर में एक बार फिर से आतंकी गतिविधियां बढ़ रही हैं और इसके बीच केंद्र सरकार एक बड़े एक्शन प्लान की तैयारी में है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों गुटों के खिलाफ केंद्र सरकार एक बड़ा एक्शन ले सकती है। दोनों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि अधिनियम के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। इस पर हमने आज चर्चा की थी और चर्चा में निकलकर तो फिलहाल कुछ भी नहीं सामने आया है, लेकिन फिर भी ये देखने वाली बात है कि इस तरीके के एक्शन प्लान की अगर तैयारी कर रही है तो अब आने वाला कश्मीर कैसा होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए स्वदेश न्यूज। नमस्कार।